हेलो एवरीवन, मैं युद्धवीर लाइव लेसन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी की जो सीरीज शुरू की थी हमने, उसका अगला पार्ट हम हिंदी व्याकरण आज शुरू करेंगे। यकीन मानिए आपको कुछ नया मिलेगा। वीडियो पूरी देखिए और अंत में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में रखिए। हम ये चाहते हैं कि आप परीक्षा में बिल्कुल गलती न करें। आप लाइव लेसन के परिवार से जुड़े हुए हैं, हम आपका भला चाहते हैं। आप जल्द से जल्द एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने, हम यही चाहते हैं। विश्वास रखिए, लाइव लेसन आपका अच्छे से अच्छा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। कुछ बच्चों की एक समस्या आ रही है आवाज़ की। आवाज़ के लिए हमने एक माइक ऑर्डर किया है, अभी शायद आज या कल में पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात और है, जो तैयारी कर रहा है वो प्लीज़ अकेले में बैठ के वीडियो देखिए। ये नहीं कि आप पूरे सबके साथ शोर शराबे में देखेंगे तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। और एक और सलाह है, आप ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए। व्याकरण हिंदी व्याकरण से हमने एक शब्द उठाया, व्याकरण। व्याकरण एक तो पूरा का पूरा हिंदी जो है व्याकरण पर ही टिका है। हर एक भाषा व्याकरण पर। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद कर रहे हैं, शाब्दिक विच्छेद कर रहे हैं। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद ये है। और जिसका सही अर्थ क्या है, व्याकरण का सही अर्थ क्या है? व्याकरण का सही अर्थ है भली भांति, भली भांति समझना, भली भांति समझना, या भली भांति या भली प्रकार से समझना, भली प्रकार से जानना, व्याकरण का अर्थ होता है। ठीक है। व्याकरण, कुछ विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं व्याकरण की, थोड़ी सी वह शेयर करना चाहता हूं। व्याकरण के लिए, व्याकरण की परिभाषा के लिए किसी ने इसको विधा कहा है। व्याकरण एक विधा है। किसी ने इसको पुस्तक कहा है, किसी ने इसको ग्रंथ कहा है। पाणिनि महोदय ने व्याकरण को ग्रंथ कहा है और पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी एक व्याकरण लिखी है, संस्कृत व्याकरण। भारत की सबसे पहली व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी है। तो पाणिनि ने व्याकरण को क्या बोला है? ग्रंथ। कुछ लोगों ने व्याकरण को एक रचना माना है। ठीक है। व्याकरण एक विधा है, पुस्तक है, ग्रंथ है या रचना है, या और भी कुछ बोल सकते हैं, हमने ये शब्द लिखे। व्याकरण में तीन बातें आती हैं। व्याकरण शब्द के अंदर तीन बातें आती हैं। व्याकरण का सीधा सीधा अर्थ तो क्या है? भली भांति समझना। लेकिन व्याकरण एक विधा है, पुस्तक है, ग्रंथ है। क्या बताएगी ये पुस्तक, ग्रंथ या रचना? क्या बताएगी? भाषा के शुद्ध उच्चारण को बताती है। व्याकरण में तीन बातें छिपी हुई हैं: भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा के शुद्ध लेखन, भाषा के शुद्ध प्रयोग को बताती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा के शुद्ध लेखन, भाषा के शुद्ध प्रयोग को बताती है। अगर मैं यहाँ पर इस परिभाषा को जोड़ना चाहूं, व्याकरण की परिभाषा को जोड़कर बताना चाहूं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। व्याकरण एक विधा है, या पुस्तक है, या ग्रंथ है, या रचना है, जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग को करना बताती है। एक इनमें से कोई भी एक शब्द लिख सकते हो आप।
व्याकरण एक ग्रंथ है जो भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग को करना बताती है, या भाषा का शुद्ध प्रयोग करना बताती है। ओके, आगे चलते हैं हम। व्याकरण, व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। ये तो इसके अंदर आएंगी, ये बातें तो व्याकरण बताता है, लेकिन कितने प्रकार का व्याकरण हम हिंदी में पढ़ते हैं, व्याकरण कितने प्रकार का पढ़ते हैं? पूरी हिंदी में केवल 3 प्रकार का व्याकरण होता है। केवल 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो वर्ण विचार, व्याकरण को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पूरी हिंदी व्याकरण इन 3 पॉइंट पर टिकी हुई है, 3 बिंदुओं पर टिकी हुई है। वर्ण विचार, वर्ण विचार के बाद शब्द विचार, शब्द विचार के बाद वाक्य विचार। पूरी व्याकरण इन 3 बिंदुओं से अलग नहीं है। हमें पूरी व्याकरण में केवल यही 3 बिंदु पढ़ने हैं, और ये 3 बिंदु पढ़ने के बाद आपको वाक्य शुद्धि करना एक टॉपिक है, वो आएगा। हम पूरी व्याकरण पढ़ाने के बाद वाक्य शुद्धि वाला एक सीरीज लेकर आएंगे, उसमें भी आपको कुछ नई बातें मिलेंगी। विश्वास मान के चलिए, आपका लाइव लेसन आपका विकास करता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शब्द विचार, वाक्य विचार और वर्ण विचार, इनमें से सबसे पहले हमें व्याकरण में पढ़ना है वर्ण विचार। ओके, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? वर्ण विचार। वर्ण विचार अलग चीज है, वर्ण अलग है, पहली बात ये है। ठीक है, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में सबसे पहला बिंदु वर्ण विचार लेते हैं। कुछ बच्चों की एक समस्या है कि याद नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान सुन लो। याद करने के लिए हमारा दिमाग, सेरेब्रम, अग्र मस्तिष्क एक काम करता है, जिसका याद करने की शक्ति सही है। एक बात और, याद करने का जो मापन होता है वो कोर्टेक्स में किया जाता है। याद करने का जो मापन, जैसे गेहूं को तोलते हैं ना, गेहूं लाओगे तोलोगे ना कि किलो में, ग्राम में, या चावल लाओगे किलोग्राम में तोलोगे, और कपड़ा लोगे तो मीटर में नापोगे। ठीक है, ऐसे ही दिमाग में याद करने की शक्ति भी आपकी मापन की जाती है। याद करने की शक्ति की मापन यूनिट है कॉर्टेक्स। ठीक है, जिसका कॉर्टेक्स ज्यादा है उसका आईक्यू लेवल भी ज्यादा है। हालांकि केवल याद करने से संबंधित आईक्यू लेवल नहीं होता, उसमें और भी बातें जुड़ी होती हैं। याद करने के लिए 21 दिन के अंदर आप रिवाइज कीजिए, आप उसे कभी नहीं भूलोगे। आइए शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में ध्यान से सुनना, वर्ण विचार एक वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करने की एक विधा है। हमने बताया था ना, व्याकरण 3 हिस्सों में बटी है। वर्ण विचार, वर्णों के बारे में अध्ययन करना होगा, और वाक्य शब्द विचार, शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे, और वाक्य विचार हम वाक्य के बारे में, वाक्य के लिए अध्ययन करेंगे। इसमें वर्ण विचार में वर्णों का अध्ययन होगा, वर्णों का अध्ययन होगा। ठीक है, इसमें वर्णों के शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा ये बात भी। भाई वर्णों के
वर्ण विचार में हम वर्णों की अध्ययन करेंगे। वर्णों के लिए हम क्या चाहिए? शुद्ध लेखन होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए वर्णों का, और शुद्ध प्रयोग करना आना चाहिए, वही तो वर्ण विचार है। ठीक है, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का एक पार्ट वर्ण विचार, और वर्णों का वर्ण विचार के अंदर हम पहला पॉइंट लेकर आते हैं वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध लेखन और वर्णों का शुद्ध प्रयोग करना ही हमें वर्ण विचार सिखाता है। इन सब का प्रयोग करना ही हमें वर्ण विचार सिखाता है। अच्छा, भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के कितने अंग होते हैं? ध्यान सुनना, ये बातें सब शुरुआत होगी भाषा की पूरी जो शुरुआत है भाषा के अंगों से। भाषा के अंग कितने होते हैं? भाषा के अंग भी 3 हैं। भाषा के अंग कितने हैं? 3 हैं। एक तो है वर्ण, एक है शब्द और एक है वाक्य। ठीक है, देखिए व्याकरण के कितने प्रकार हैं? व्याकरण के कितने अंग हैं? तो आंसर आएगा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लेकिन भाषा के अंग अगर पूछेगा, भाषा के अंग कितने हैं? 3 हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, इससे अलग नहीं है। बात करते हैं हम आगे। भाषा के 3 अंग। अब हमने ये तो पता लग गया कि वर्ण विचार क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि वर्ण क्या है। आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोचिए अब भी माइंड में कि वर्ण विचार तो हमें पता लग गया, वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? देखिए, वर्ण क्या होता है इसका आंसर पता लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर पता लगेगा यहाँ पर। ध्यान सुनना, अवरोही क्रम में कुछ मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वाक्य किससे मिलकर बना है। वाक्य किससे मिलकर बना है? वाक्य शब्दों का सार्थक योग, सार्थक क्रम ही वाक्य कहलाता है। वाक्य किससे मिलकर बना? वाक्य किससे मिलकर बना है? शब्दों से। शब्द किससे मिलकर बना है? वर्णों से। लेकिन वर्ण किससे बना है? देखिए, वर्णों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने। ठीक है, लेकिन सार्थक शब्द जरूर जोड़ना होता है इनमें। ठीक है, वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक क्रम और सार्थक योग से वाक्य बनते हैं। ठीक है, वाक्य शब्दों से बना, शब्द वर्ण से बना, और वर्ण बनता है ध्वनि से। वर्ण का निर्माण किससे होता है? ध्वनि से। ठीक है, ध्वनि क्या होती है? वर्ण का निर्माण किससे होता है? ध्वनि से। और ध्वनि क्या होती है? भाषा की मौखिक इकाई। ध्वनि क्या होती है? भाषा की मौखिक इकाई। ध्वनि पूछे तो भाषा की मौखिक इकाई ही ध्वनि कहलाती है। और इस ध्वनि को अगर लिखित कर दिया, इस ध्वनि को आपने लिख दिया, तब बन जाएगा वर्ण। ठीक है, जरा देखिए, जरा अगर मैं क वर्ण बोल रहा हूं, क, तो ये ध्वनि है। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया तो ये वर्ण है, और मैंने बोला क तो ये ध्वनि है। ठीक है, आई बात समझ में? तो वर्णों की परिभाषा क्या बनेगी? ध्वनि या भाषा की मौखिक इकाई का लिखित रूप। भाषा की मौखिक इकाई का भाषा की मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की मौखिक इकाई क्या है?
ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। आप लिख सकते हो भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों की परिभाषा बन गई। हमारा क्वेश्चन क्या था? वर्ण क्या है? वर्ण है भाषा की मौखिक इकाई, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। ओके, अब प्रश्न आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्यान सुनिए। ध्वनि क्या है? मौखिक इकाई है, ठीक है। और वर्ण क्या है? लिखित इकाई है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर जाने से पहले हम सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? आपका आंसर आ जाएगा। वर्ण और ध्वनि में ही कंफ्यूजन होता है, आप यहीं से जुड़े हैं। देखिए क्या बोला हमने? वर्ण और ध्वनि में कंफ्यूजन है, वो आज दूर करना है आपको, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक बोला है, मौखिक इकाई तो क्या होता है? ध्वनि, और सबसे छोटी भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, आंसर आएगा ध्वनि। दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? बताइए। सबसे छोटी मौखिक इकाई तो होगी ध्वनि, लिखित कौन सी है? वर्ण है। दोनों में कंफ्यूजन था, लिखित में आ गया वर्ण और मौखिक में आ गया ध्वनि, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा, ये क्वेश्चन ध्यान देना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है पेपर में। भाषा की सबसे छोटी, ना तो लिखित बोलेगा ना मौखिक बोलेगा, सबसे छोटी इकाई पूछेगा। और कमाल की बात है, ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों रहेंगे। ऑप्शन में ध्वनि वर्ण और दोनों, और एक ऑप्शन में दे दिया शब्द, ठीक है। बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इस तरह से प्रश्न है तो आपका क्या आंसर होगा? सबसे ज्यादा प्रश्न आता है अगर इकाई का आया तो दोनों देगा ऑप्शन में, दोनों नहीं लगाना है। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो केवल इसका वर्ण आंसर देना है, केवल वर्ण आंसर देना है। गलत यहीं पर कर लेना, वहां पर मत करना, गलती यहीं पर कर लेना, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ठीक है। आपके लिए हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे आप जुड़े हैं, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। ध्यान सुनो,
इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। प्रश्न एक नया बन गया, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी है। ठीक है, भाषा की इकाई कितनी थी? भाषा की इकाई कितनी है? वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की इकाइयां कितनी है? वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए सार्थक इकाइयां कितनी है? भाषा की सार्थक इकाइयां हैं केवल 2, क्योंकि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण एक ध्वनि है, ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होगा। जब वर्ण सार्थक रूप से जुड़कर शब्द बनाएंगे तब अर्थ होगा, और शब्द सार्थक और सार्थक क्रम में और सार्थक रूप से जुड़ेंगे तो वाक्य बनेगा, तब भी अर्थ होगा। तो अगर पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाइयां कितनी है, तो आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है, बात करते हैं हम, इसमें पूछा क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, इनमें से छोटा कौन है? अर्थ के आधार पर या सार्थक इकाई तो हो गई 2, लेकिन इनमें छोटा कौन है? तो आंसर क्या आएगा? छोटा तो वही शब्द है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? शब्द। ठीक है, फिर एक और प्रश्न, हर एक प्रश्न डिस्कस करना चाहते हैं जो तुम्हारी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए जुड़े रहिए, ध्यान से सुनिए। भाषा की शुरू से लिखते हैं, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। आंसर क्या आएगा? ध्यान से सुनना, भाव या भावार्थ के आधार पर, ध्यान सुनना। भाव या भावार्थ किसी वाक्य का होता है, वाक्यांश का होता है, शब्दों का भावार्थ नहीं होता। मतलब भावार्थ किसका होगा? वाक्य का। अर्थ तो शब्दों का होता है, लेकिन भावार्थ किसका निकलेगा? वाक्य का। जैसे आप पहले पढ़ते थे, लोकोक्तियों का भावार्थ बताइए, मुहावरे का भावार्थ बताइए, या कविताएं पद्य का भावार्थ होता था। ठीक है, चलो लोकोक्ति और मुहावरे का एक प्रश्न है, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है? ध्यान से सुनना, आंसर दो भी। ठीक है, पहले इसका आंसर हम लिखना चाह रहे हैं, बताइए इनमें से भावार्थ किसका होगा? वाक्य का। आई बात समझ में? पहले हमने 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़े हैं कि एक लोकोक्ति देगा, पहले उसका अर्थ लिखोगे और फिर अलग से अर्थात करके आप उसका भावार्थ लिखते हैं। पद्य में भी लिखते थे, तो भावार्थ आपने किस में लिखा है? वाक्य में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। ठीक है, हमने भी एक क्वेश्चन पूछा है, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है? सोचो थोड़ा सा। ठीक है, एक प्रश्न इतना, हम एक और देखते हैं। एक प्रश्न बनता है इसमें, भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग। ठीक है, ऑप्शन में शब्द है, वाक्य है, गद्य है, कहानी है। आंसर क्या आना चाहिए? भाषा का सबसे बड़ा अंग।
हमेशा याद रखना भाषा के 3 अंग होते हैं और तीसरा सबसे बड़ा, मतलब इनमें से सबसे बड़ा कौन होता है? तो आंसर आएगा वाक्य। बताइए सबसे छोटा अंग भाषा का वर्ण या ध्वनि, लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे छोटा अंग आ रहा है डायरेक्टली तो वर्ण बताना, लेकिन सबसे बड़ा अंग आएगा तो भाषा का आंसर देना वाक्य। इन दोनों प्रश्नों के आंसर वाक्य हैं, इन दोनों प्रश्नों के आंसर वर्ण है और इस प्रश्न का आंसर शब्द है। मौखिक इकाई में ध्वनि है। एक बात और सुनिए, जो हमने प्रश्न पूछा है लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है, तो याद रखना लोकोक्ति और मुहावरे में एक ही अंतर है, लोकोक्ति वाक्य होती है, लोकोक्ति वाक्य होती है। लिख लीजिए, प्रश्न आ जाएगा। आपने पूरे लोकोक्ति मुहावरे रट रखे हैं, उनका अर्थ रट रखा है, लेकिन प्रश्न परीक्षा में कुछ और पूछ लिया। लोकोक्ति एक वाक्य होती है और मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एक प्रश्न है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? ओके, थैंक यू।